बड़ी खबर सबसे पहले, संसद सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को ललकार दिया। कहा, देश की सरहद पर खड़े जवानों के साथ पूरा देश है। एक स्वर में जवानों की बहादुरी के साथ खड़े हैं सांसद, ये प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना भी है, कर्तव्य भी है। सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। आज जब सेना के जवान अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ खड़े हैं, और ऐसे में अभी संसद की प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। एक बार हम सीधे आपको लेकर के चलेंगे लोकसभा लाइव। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी ने, जिन्हें हम आदर से प्रणब दाबी के नाम से संबोधित करते हैं, देश में वर्तमान युग के महानतम राजनेताओं में से एक थे। मात्र 24 वर्ष की अवस्था में उच्च सदन के सदस्य बने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की मूल भावना के उपासक थे। वे एक प्रभावी वक्ता, कुशल प्रशासक और सफल राजनेता थे। संसदीय परंपराओं और इतिहास के संबंध में उनका ज्ञान और अनुभव अद्वितीय था। विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्र सेवा का उनका 5 दशकों से भी अधिक का अनुभव रहा। वे एक लोकप्रिय नेता थे जो अपनी बुद्धिमत्ता, विद्वता, राजनीतिक कौशल के साथ साथ एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में भी जाने जाते थे। प्रत्येक राजनीतिक दल में उनका सम्मान और आदर था। सदन में होने वाली बहसों को वे बहुत महत्व देते थे। संसद के केंद्रीय कक्ष में अपने विधायी भाषण के दौरान उन्होंने सभी पार्टियों के विशिष्ट वक्ताओं का नाम लेकर कहा था कि उनके भाषणों ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने का काम किया। उनका विचार था कि भारत का संविधान मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए मैग्ना कार्टा के समान है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने देश के राजनीतिक घटनाक्रमों का अवलोकन ही नहीं किया, बल्कि उसमें सक्रिय भूमिका भी निभाई। कालांतर में अपने दीर्घ अनुभवों, विशद ज्ञान को उन्होंने पुस्तक के माध्यम से हमारे साथ साझा किया। ये पुस्तकें वर्तमान भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के दस्तावेज हैं। लोकतंत्र, संविधान और राजनीति को लेकर साझा किए गए उनके विचार आने वाले समय में हमें मार्गदर्शन करेंगे। श्री प्रणब मुखर्जी का निधन नई दिल्ली में 31 अगस्त 2020 को 84 वर्ष की आयु में हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने साथी श्री एच वसंत कुमार और विख्यात गायक पंडित जसराज तथा 13
पूर्व संसद सदस्यों की दुखद मृत्यु के बारे में भी सूचित करना है। श्री एच बसंत कुमार तमिलनाडु के कन्याकुमारी संसदीय क्षेत्र में वर्तमान सदस्य थे। श्री एच बसंत कुमार रसायन उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य इससे पूर्व वह 2 कार्यकाल के लिए तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एच बसंत कुमार का निधन तमिलनाडु के चेन्नई में 28 अगस्त 2020 को 70 वर्ष की आयु में हुआ। पंडित जसराज जी एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और भारत में लब्ध प्रतिष्ठित सांस्कृतिक दूतों में से एक थे। पंडित जसराज ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को अपने स्वर के माध्यम से पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पंडित जसराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए वर्ष 1975 में पद्मश्री, वर्ष 1990 में पद्म भूषण, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। साथ ही भारत सरकार ने उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी विभूषित किया। पंडित जसराज का निधन 90 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में 17 अगस्त 2020 को हुआ। श्री गुरदास सिंह बादल पंजाब के फजिल्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गुरदास सिंह बादल वर्ष 1967 से 1969 तक पंजाब विधान परिषद के सदस्य थे। श्री गुरदास सिंह बादल का निधन पंजाब के मोहाली में 15 मई 2020 को 88 वर्ष की आयु में हुआ। डॉक्टर नेपाल सिंह सोली लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वह नियम समिति, मानव संसाधन विकास संबंधी समिति, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व डॉक्टर नेपाल सिंह उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 5 कार्यकाल के लिए सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा और भाषा मंत्री के रूप में कार्य किया। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे। डॉक्टर नेपाल सिंह का निधन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 22 मई 2020 को 79 वर्ष की आयु में हुआ। श्री अजीत जोगी 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 14वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ के महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री अजीत जोगी 2 कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य रहे तथा राज्यसभा की उपसभापति तालिका के सदस्य थे। श्री जोगी विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधी समिति तथा पर्यावरण वन संबंधी समिति के सभापति थे तथा कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री अजीत जोगी छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान सदस्य थे तथा वे वर्ष 2000 से 2003 तक नवनिर्मित राज्य छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। वो 4 कार्यकाल के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अजीत जोगी जी का निधन छत्तीसगढ़ के रायपुर में 29 मई 2020 को 74 वर्ष की आयु में हुआ। श्री पी नामग्याल 7वीं, 8वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लद्दाख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वो 8वीं लोकसभा के दौरान भूतल परिवहन और संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री तथा रसायन पेट्रो रसायन मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। कोरोना के साए में संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सुन रहे थे आप। ओम बिरला ने पूरे सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पंडित जसराज को भी श्रद्धांजलि दे रहे थे। बड़ी बात यह है कि कोरोना के साए में ये संसद सत्र चल रहा है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि ऐतिहासिक होने जा रही हैं। 4 घंटे के लिए सुबह, 4 घंटे के लिए शाम में संसद चलेगी। पहले लोकसभा की कार्रवाई 4 घंटे चलेगी, 4 घंटे राज्यसभा की कार्रवाई चलेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है। संदेश है चीन के लिए, और संदेश है ये कि चीन ये समझ ले कि पूरा देश, हर एक पार्टी के सांसद दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके
देश के जवानों के साथ में हैं। प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है और क्यों ये कहा कि कोरोना भी है और कर्तव्य भी है, एक बार सुने आप। बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। वर्ष 1997 से 2003 तक उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के राज्य मंत्री थे। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में सभा के नेता, उत्तर प्रदेश विधानसभा विपक्षी नेता थे। श्री लालजी टंडन का निधन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 21 जुलाई 2020 को 85 वर्ष की आयु में हुआ। श्रीमती कमल रानी 11वीं और 12वीं लोकसभा की सदस्य थी, जो उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। वह उत्तर प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। श्रीमती कमल रानी श्रम और कल्याण, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और राजभाषा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। श्रीमती कमल रानी का निधन उत्तर प्रदेश में 2 अगस्त 2020 को 62 वर्ष की आयु में हुआ। श्री चेतन चौहान 10वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री चौहान वित्त संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री चेतन चौहान उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सदस्य थे और उत्तर प्रदेश सरकार में युवा और खेल मंत्री थे। एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी एवं अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री चेतन चौहान का निधन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 16 अगस्त 2020 को 73 वर्ष की आयु में हुआ। श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जो उत्तर प्रदेश के हापुड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल शहरी विकास एवं एमपी लेड संबंधी समिति के सदस्य थे। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल का निधन नई दिल्ली में 14 अगस्त 2020 को 74 वर्ष की आयु में हुआ। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार के वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने भारत सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री तथा केंद्रीय पशुपालन और डेयरी तथा खाद्य उपभोक्ता मामले
राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उत्कृष्ट संसद सदस्य डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय समिति के सभापति के रूप में तथा अनेक संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने 15वीं लोकसभा में सभापति तालिका के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह 1970 से 1990 तक 4 कार्यकाल के लिए बिहार विधानसभा के तथा 1991 से 1995 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। उन्होंने बिहार विधान परिषद के सभापति के रूप में तथा बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। वो बिहार सरकार में विद्युत और ऊर्जा, राहत और पुनर्वास तथा राजभाषा विभाग के मंत्री रहे। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन 13 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में 74 वर्ष की आयु में हुआ। ये सभा भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, हमारे एक साथी श्री एच बसंत कुमार, विख्यात गायक पंडित जसराज और 13 पूर्व संसद सदस्यों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करती है। शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती है। ये सभा देश की एकता और अखंडता की रक्षा में वीर गति को प्राप्त हुए सशस्त्र सेना, अर्धसैनिक बलों के सभी वीर सैनिकों और पुलिस बल के बहादुर जवानों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। कोरोना के साए में 18 दिन के लिए संसद का सत्र चलना शुरू हो गया है और 15 मिनट का वक्त गुजर चुका है। श्रद्धांजलि देते हुए ओम बिड़ला, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्हें आप देख रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा रघुवंश बाबू, जिनका निधन कल ही हुआ है, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने बहुत ही सख्त संदेश दिया है चीन को, या यूं कहें कि चीन के लिए एक बहुत बड़ी ललकार है। प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि जिस जज्बे के साथ में हमारे जवान डटे हुए हैं, थोड़े ही दिन के बाद सर्दियों का मौसम भी शुरू हो जाएगा। एक स्वर और एक संकल्प के साथ पूरा देश हमारे जवानों के साथ है। प्रधानमंत्री को एक बार फिर से हमें सुनना चाहिए। बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया है कि पूरा सदन एक मत से देश के जवानों के साथ में खड़ा है और इसी पर आगे हम करने जा रहे हैं बहुत बड़ी बहस। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के बहुत ही सीनियर नेता सैयद नासिर हुसैन मेरे साथ में है, देश के जाने माने पत्रकार सतीश केसिंग के पास भी चलेंगे। पर हम डिबेट को ओपन कर देते हैं। मेरे साथ में है सैयद नासिर हुसैन, रीइंट्रोड्यूस कर देता हूं। राजीव जेटली हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। इसके अलावा देश के जाने माने पत्रकार सतीश केसिंग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्या ये माना जाए कि संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने एकदम क्लियर एजेंडा सेट कर दिया है कि चीन के मुद्दे पर घिरे जाने से पहले ही इस तरह का बयान दे दिया जाए और बता दिया जाए कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आपको आना होगा और चीन के मसले पर शोर शराबा विपक्ष न करे? क्या ये एजेंडा सेट हो गया? देखिए, इसमें कोई संदेश अगर प्रधानमंत्री ने दिया है तो उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां भारत के साथ खड़ी है, सभी राजनीतिक पार्टियां उन देशों के खिलाफ खड़ी हैं जो देश कहीं ना कहीं हमारे देश में आक्रमण करना चाहते हैं, हमारे देश की जमीन हथियाना चाहते हैं, हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या संदेह हो सकता है? अगर हम ये कहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ खड़ी है, तो ये तो प्रधानमंत्री जी ने अच्छा संदेश दिया कि दलगत राजनीति से बाहर निकल करके अगर आप देश के साथ खड़े होंगे तो ही ये पता चलेगा कि आप भारत की सेना के साथ खड़े हैं। देश के साथ खड़े होने का मतलब भारत की सेना के साथ खड़े हैं। अब देखना यह है सदन के अंदर कि कौन कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो भारत और भारत की सेना के साथ खड़ी है।
अगर उनकी आपत्ति या उनका विरोध जो मुद्दे की बातें हैं उनको दबाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं संशय उस बात पर उठाया हो सकता है। आप संशय कर सकते हैं कि जो एजेंडा है पार्लियामेंट के अंदर, वो एजेंडा वही है जो हम जो बयानबाजियां बाहर चल रही थी। हो सकता है बाहर राजनीतिक तो आप ये कहना चाहते हैं कि चीन पर किसी भी तरीके का संदेह ना रहे, लेकिन संदेह क्या सैयद नासिर हुसैन जी को है। एक छोटे से ब्रेक के बाद उनके पास आपकी बात लेकर के हम चलेंगे। और फिर से मैं ये कहूंगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का सत्र शुरू होने से पहले एजेंडा सेट कर दिया, ये बताते हुए कि पूरा देश एक स्वर और एक संकल्प में देश की सेना के साथ में है, क्योंकि अब क्या कांग्रेस इसके आगे हो हल्ला मचा पाएगी चीन के मुद्दे पर? बहुत बड़ा सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को ललकार दिया है, कहा देश की सरहद पर खड़े जवानों के साथ पूरा देश है, एक स्वर में जवानों की बहादुरी के साथ खड़े हैं तमाम सांसद। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया है। राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ी देर पहले उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हाँ, प्रधानमंत्री ने चीन को लेकर के जो बात कही है, इसे लेकर के किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से सैयद नसीर हुसैन के पास, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनके पास मुझे जाना चाहिए। सैयद नसीर हुसैन जी, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि प्रधानमंत्री ने ठीक ही तो कहा है कि पूरा देश, तमाम सांसद दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जितने भी नेता हैं देश के जवानों के साथ में हैं। क्या यह माना जाए, आप लोग की जो स्ट्रैटेजी थी, आप लोगों की जो रणनीति थी कि चीन के मुद्दे पर एनडीए सरकार को संसद के अंदर घेरेंगे, अब यह एक तरीके से आप लोगों के लिए बैकफायर कर गया है? देखिए, नवंबर 1962 जब चाइना का दूसरा आक्रमण हुआ हिंदुस्तान पे, पार्लियामेंट सेशन में पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। प्रधानमंत्री उस टाइम के जवाहरलाल नेहरू बैठ के सारे क्रिटिसिज्म को सुन रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी यानी कि जनसंघ के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी बाद में जो प्रधानमंत्री बने, वो खड़े होकर सरकार को पूरी तरह से घेर रहे थे। क्या मैं ये मानूं कि जो भी उस टाइम पे सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे थे, वो सब देश के खिलाफ काम कर रहे थे, हमारे देश के सेना के खिलाफ खड़े हुए थे या देश के खिलाफ खड़े हुए थे? मतलब देश की सुरक्षा के लिए, देश के जवानों के लिए, देश के सेना के लिए, देश के बॉर्डर्स के लिए अगर कोई बात रखता है तो क्या देश के खिलाफ खड़े हुए? ये मुझे लगता है कि फालतू का एनालॉजी है। आप छात्रों के साथ खड़े हैं तो देश के खिलाफ खड़े हैं, आप किसानों के साथ खड़े हुए तो देश के खिलाफ खड़े हुए, आप कंगना के साथ नहीं खड़े हुए तो देश के खिलाफ खड़े हुए। मतलब ये सब एनालॉजी ड्रॉ करना छोड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये चाहिए कि देश के सामने रखें कि हमारे 20 जवान कैसा मारे गए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हट के कैसा हिंदुस्तान के बॉर्डर्स के अंदर तक आ गया। गूगल इमेजेस जो दिखा रहे थे जिसमें चाइनीज सेना जो है हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में घुसकर अंदर आके अपने डेरे कैसा बसाई थी, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी? ये देखो, सारे जितने, मैं भी एक राज्यसभा का एमपी हूं, हम लोगों को पता है कि राज्यसभा या लोकसभा के अंदर किस तरह से बात रखना है। कोई भी ऐसी बात नहीं रखेगा जो हमारे सेना का मनोबल कम करेगा। सेना को ताकत देने का, हिंदुस्तान को ताकत देने की ही बात होगी। लेकिन सरकार क्यों इस चीज से भाग रही है, सरकार क्यों डर रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सारे ऑल अपोजिशन या ऑल पार्टी मीटिंग में जो बात रखी थी, उसके बाद जो गूगल इमेजेस आए थे, उसके बाद दुनिया भर से जो सैटेलाइट इमेजेस आए थे, उसके बाद चाइना के प्रधानमंत्री, चाइना के प्रेसिडेंट जो इनके मित्र थे, अपना पॉइंट आपने क्लियर कर लिया है। चूल्हे में बैठ के डुल रहे थे। सैयद नसीर हुसैन, आपने अपना पॉइंट और कांग्रेस का पॉइंट काफी हद तक क्लियर कर लिया है। मेरे ख्याल से दोबारा से मुझे राजीव जेटली जी के पास जाना चाहिए, उसके बाद सतीश के सिंह जी के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं एक बार चाह रहा हूं कि एक क्विक रैपअप में आपको और राजीव जेटली जी को सतीश के सिंह सुन लें। लेकिन राजीव जेटली जी, जैसा कि सैयद नसीर हुसैन कह रहे हैं, उनका कहना यह है कि देश की सेना के साथ और देश की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी ही नहीं, तमाम राजनेता खड़े हैं, जितने भी सांसद खड़े हैं। लेकिन क्या होता है, आप लोग यानी भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपेगेंडा सेट कर देती है। अगर देश के छात्रों के साथ में खड़े होते हैं तो एंटी नेशनल, अगर बेरोजगारी के मुद्दे पर खड़े होते हैं तो एंटी नेशनल। चीन ने अगर अपनी विस्तारवादी नीति के साथ में भारत की जमीन हथिया ली है और अगर राहुल गांधी वीडियो रिलीज करते हैं ये बताते हुए कि कितने किलोमीटर की जमीन हथिया ली गई, तो फिर वो एंटी नेशनल। अगर गिरती हुई जीडीपी के बारे में बात करेंगे तो एंटी नेशनल। सहूलियत की राजनीति की बात करें तो नेशनलिस्टिक
और सहूलियत की राजनीति के विपरीत बात करें तो फिर ये एंटी नेशनल, ये क्या है? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू जी को घेरा था। अब ये देखिए कि एक देश जो आपकी सीमाओं के अंदर आ गया, आपके देश के ऊपर कब्जा कर रहा है, आपके सैनिकों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, और आप उस देश के लिए यूनाइटेड नेशन में लड़ाई लड़ रहे हैं। आप चाहते हैं ये वो विदेश यूनाइटेड नेशन के अंदर महत्वपूर्ण पद पाले। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने गलतियां की थी, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय लीडर बताने के लिए सारे देश के लीडर्स को दरकिनार करके अपने आयोजन किए थे, वो पूरे देश ने देखे थे। उसकी खिलाफत महात्मा गांधी जी ने भी करी थी कि आप देश को दरकिनार कर रहे हैं, अपनी पर्सनल छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आगे लेकर के जाना चाहते हैं। खैर, मैं उन चर्चाओं में नहीं जाना चाहता। फिलहाल मुद्दा यहाँ पर यह है कि आज चाइना के साथ जब देश के सैनिकों को अभी सभी राजनीतिक पार्टियों की जरूरत है, तो उन्हें टॉयलेट में बैठ के केवल ट्वीट नहीं करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ये तो बॉर्डर टॉयलेट पर बैठ करके ट्वीट कौन कर रहा है? टॉयलेट पर बैठ करके ट्वीट कौन करता है? राजीव जेटली जी। जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, राहुल गांधी जी के ट्वीट देखिए, कभी भी आते हैं तो अपने बेडरूम और टॉयलेट से आते हैं, उसके ऊपर हमारे टीवी चैनल चर्चा करते हैं। इससे सहूलियत की राजनीति कोई क्या हो सकती है? अच्छा, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं सैयद नसीर हुसैन आपको रिबट करेंगे, उसके बाद बहुत जल्दी से सतीश के सिंह के पास मुझे आना है। सैयद नसीर हुसैन, बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली का ये कहना है कि राहुल गांधी टॉयलेट पर बैठ करके ट्वीट करते हैं। मुझे पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी के बाथरूम में और टॉयलेट में जो है सीसीटीवी कैमरास लगा के रखे देख रहे हैं बैठ के। बेचारे क्या करते हैं राहुल गांधी, इतना डरते क्यों है राहुल गांधी से? ये दूसरी बात यह है 1962 में जब चाइनीज इन्वेजन हुआ था, महात्मा गांधी जी जिंदे कहां थे? महात्मा गांधी जी थे ही नहीं क्रिटिसाइज करने के लिए नेहरू जी को। देखिए, जब भी सदन चल रहा था, ये बैठ के सारा क्रिटिसिज्म आप दोनों ही बहुत सुधी वक्ता, आप बहुत दोनों ही बहुत सुधी वक्ता हैं और देश के जाने मानी पार्टियों के प्रवक्ता हैं। वही कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक काम कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप दोनों को ही सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे उठना पड़ रहा है, क्योंकि शायद मुझे सतीश के सिंह जी के पास भी जाना पड़े। राजीव जी आप भी रुक जाएं, सैयद नसीर हुसैन जी आप भी रुक जाएं। अब एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट को भी आप लोग सुन लें। सतीश के सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजेंडा सेट कर दिया। जितने भी विपक्षी चीख चिल्लाहट करने वाले थे कि भाई चीन को लेकर के जमीन हथिया ली, चीन में गलवान, पेंगोंग, दौलत बेग ओल्डी और न जाने कौन कौन से नाम पूर्वी लद्दाख के लिए जाते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ये माना जाए कि कई जबान बंद कर दी है चीन के मुद्दे पर? पहला। और दूसरा ये बताएं, अगर चीन के मसले पर मैं बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी से टॉयलेट का ट्वीट राहुल गांधी की तरफ लेकर के जाते हैं, तो ये फिर संकेत, इंडिकेटर क्या है? देखिए, ये टॉयलेट आदि की बात इतने संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर की जा रही है, तो वो सही नहीं है। ये नैरेटिव सही नहीं है। ये तो एक रिडिक्यूलिंग है और चीजों को डाउन करने की कोशिश है। मुद्दा दरअसल ये है कि जो प्रधानमंत्री जी ने आज बात कही है, उसके साथ पूरा देश खड़ा रहेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। होना भी चाहिए, और संसद का सत्र है तो उससे आवाज भी एक जानी चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं। सवाल ये है कि जो विपक्ष है, खास तौर से कांग्रेस पार्टी, वो वास्तविक स्थिति के बारे में पूछेगी कि बताइए कि वहां स्थिति है क्या, LAC के आसपास स्थिति है क्या, कौन कहां पे बैठा है। ये बात सही है कि पेंगोंग त्सो के साउथ इलाके में स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर भारत बैठ गया है, ये बात सही है, और ये एक बराबरी का टक्कर भी चीन को वहां पे मिला है। लेकिन वास्तविक स्थिति के बारे में पूछेगा, और हम सब जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दे दिया था कि ना कोई घुसा है, न या कुछ तरह का बयान, उस पर स्पष्टीकरण भी आया था, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का काम होता है हमला करना। तो विपक्ष पूछेगा कि प्रधानमंत्री जी एक संसद में ही बयान दें कि भाई वास्तविक स्थिति है क्या मॉस्को में जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की क्या बातचीत हुई, 5 बिंदुओं का क्या समझौता हुआ, जाड़े की स्थिति में क्या रहेगा, कौन डिसएंगेज करेगा, कौन डीएस्केलेट करेगा, या स्थिति ऐसी ही रहेगी जाड़े भर। ये है असली मुद्दा। एकदम ठीक कह रहे हैं
राजीव जेटली जी, सतीश के सिंह जो बात कर रहे हैं, अगर विपक्ष ये कहेगा कि आप बताएं गलवान में, पैंगोंग में या फिर डीएसडीबीओ रोड के आसपास जो भी एलएसी है, वहां पर चीन की स्थिति क्या है? अगर भारत ने स्ट्रैटेजिक हाइट पर अपने आप को डोमिनेट कर लिया, चलिए ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये पूरा देश जानता है। और देश की फौज के साथ में पूरा देश, 133 करोड़ का हिंदुस्तान, सिर्फ राजनेता नहीं, 133 करोड़ के हिंदुस्तानी खड़े हैं, इस बात में किसी भी तरह का कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन एक बात ये समझाइएगा राजीव जेटली जी, अगर विपक्ष कहेगा कि चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर के, चीन के इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के, चीन के वायलेशन को लेकर के अगर एलएसी की स्थिति प्रधानमंत्री क्लियर करें, तो क्या संसद के अंदर प्रधानमंत्री चीन पर बोलेंगे? देखिए, पहले मैं स्पष्ट कर दूं, सतीश जी ने जो बात कही कि विपक्ष जानना चाहता है हमारे गृह मंत्री जी की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, एमईए की और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की क्या बात हुई है। आप ये देखिए, ये हमारी आर्मी लेवल पे क्या बात हुई है। आप ये देखिए, चाहे वो हमारा विदेश मंत्रालय हो, चाहे वो हमारा गृह मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, हर वक्त पे हर मीटिंग के बाद एक स्टेटमेंट दी गई है और बताया गया है कि कितना हम आगे बढ़े हैं, किस तरीके से चीन के साथ डिप्लोमेटिक स्तर पे जो चर्चाएं होती हैं वो आर्मी लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है। आर्मी अपनी अलग से डिस्कशन करती है और उसका भी स्टेटमेंट जारी करती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बात छुपी हुई है। पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात रखी गई थी कि शून्यकाल होगा, शून्यकाल के अलावा भी अगर कोई रिटर्न में अपना नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है राजीव जेटली जी, बिल्कुल सीधी सी बात है कि क्या पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि चीन ने हमारी 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है? अगर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर ये बात कह देते हैं तो चीन का मसला पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर सिर्फ और सिर्फ फौज के साथ, संकल्प के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा रहेगा। क्या प्रधानमंत्री ये बात कहेंगे कि 1 इंच जमीन भी चीन ने कब्जाई नहीं है? देखिए, पहले ये समझना बहुत जरूरी है, अगर राहुल गांधी जी के पास इंफॉर्मेशन की कमी है या वो अपने वरिष्ठ नेताओं पर विश्वास नहीं करते हैं तो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर उनके पास इंफॉर्मेशन भी है और उनके नेता उनको इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं और उसके बावजूद वो टॉयलेट ट्वीट करते हैं, तो एक बड़ी समस्या है। आपको ये बताना जरूरी है कि जो ग्रे एरिया है, हमारे आर्मी के जो बड़े अधिकारी हैं, फॉर्मर अधिकारी हैं, उन्होंने भी बार बार टीवी पर आकर कहा कि वो एक ग्रे एरिया है, जिस ग्रे एरिया के अंदर ना हमारा देश ना वो पेट्रोलिंग करते थे। जो पेट्रोलिंग एरिया किसी के लिए नहीं था, उसमें जब पेट्रोलिंग हो रही है, राजीव जेटली जी, मैं आपसे स्ट्रेटेजिक अफेयर की बात नहीं कर रहा, मैं तो सीधे ये पूछ रहा था कि क्या प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि देश की 1 इंच जमीन पर भी चीन ने कब्जा नहीं जमाया है? और इस पर सीधा जवाब अभी तक नहीं मिला। रजत राकेश टंडन के पास में चलते हैं। रजत, क्योंकि बेरोजगारी पर, जीडीपी पर, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर, कोरोना से लड़ने के मैनेजमेंट पर, सभी पर तो घिरना था, लेकिन असल में जिस पर सरकार घिरने वाली थी, कांग्रेस ने जो तैयारी करके रखी हुई थी, वह है चीन। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सत्र की शुरुआत में ही बात कर दी है, क्या अब कांग्रेस को या फिर संपूर्ण विपक्ष को चीन के मसले पर सरकार का घेराव करने के लिए खुद को री-स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है? अगर है तो अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, चीन पर कांग्रेस और अपोजिशन सीधा सीधा सवाल ये पूछना चाहता है कि वहां पर ग्राउंड रियलिटी क्या है। कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने कल ही एडजर्नमेंट नोटिस दिया था, साथ में जितने भी विपक्ष हैं वो सब चाहते हैं कि एक लंबी डिबेट हो राष्ट्रीय लोकसभा के अंदर, जिस पर चीन से क्या स्थिति है, डिप्लोमेटिक टॉक्स कहां तक पहुंची है, सेना कहां पर है, जो स्ट्रेटजी की चीजें हो वो हाउस में ना बताई जाए, लेकिन देश को और हाउस को अवगत कराया जाए कि सरकार ने और सेना ने इतने दिनों में क्या किया है, आगे क्या प्लान है, ये सब जानना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही संसद परिसर पहुंचे, लगभग राशिद 8:32 का समय था जब आए, उन्होंने साफ कहा कि देश, सदन हर भावना से जवानों के साथ खड़ा हुआ है जो वहां हाइट्स पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। यानी ये कहकर उन्होंने एक लंबी लाइन प्रधानमंत्री ने खींच दी है कि बहुत ज्यादा विवाद करने की कोशिश मत करिए लद्दाख और चीन वाले इशू पर। चीन पर जो आप जानना चाहते हैं वो कल भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा था कि हम डिबेट के लिए तैयार हैं और हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। रजत राकेश टंडन ने यह बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबी लकीर खींच दी है। फिलहाल के लिए रजत आपका शुक्रिया। ठीक 15 मिनट के बाद दोबारा आपके साथ मैं कनेक्ट होना चाहूंगा, क्योंकि चीन को लेकर के इंडिया न्यूज करने जा रहा है कई बड़े खुलासे।
सैयद नसीर हुसैन के पास शायद मुझे अभी तुरंत जाना चाहिए। सैयद नसीर हुसैन जी, एक और बात भी कही जा रही है कि चीन के मसले पर घेराव करने के लिए आखिरकार कांग्रेस के कौन से नेता होंगे जो खुद राहुल गांधी ने खारिज कर दिए। पिछले दिनों हमने ये देखा था कि CWC के दौरान किस तरह से गुलाम नबी आजाद को खारिज कर दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसों को खारिज कर दिया गया, कपिल सिब्बल को खारिज कर दिया गया और यह कह दिया गया कि कई लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट जैसे बात कर रहे हैं। क्या ये लोग करेंगे सरकार का घेराव? ये देश जानना चाहता है। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं कि जो हम ये नहीं स्पाई करते कि कहां से प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं या कहां से गृह मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, क्या टॉयलेट में बैठ के या बेडरूम के बैठ के या किसके साथ हैं करके। वो हमारा काम नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। दूसरी बात यह है, जो है देखिए 750 से ज्यादा जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा में, ये पूरे देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें से सरकार इसी में बनती है और कुछ लोग गृह मंत्री बनते हैं, कोई डिफेंस मिनिस्टर बनता है। जो फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, जो डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में जो बातचीत हुई है, वो सिर्फ बातचीत करके अपने अंदर रखने के लिए नहीं बोले हैं। वो तो पूरे देश को बताना पड़ता है कि क्या बातचीत हुई है। इनको ये देश को बताना पड़ता है कि हम लोग कहां तक आगे बढ़े हैं और चीन कहां तक हमारी जमीन को कब्जा की है। पार्लियामेंट ही एक ऐसा, पूरे देश के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे पार्लियामेंट के अंदर जो बात रखी जाती है उस बात का पूरा महत्व रहता है, उस बात को माना जाता है कि ये सही चीज है। मुश्किल ये है कि सैयद नसीर हुसैन जी, मैंने आपसे जो सवाल किया आप भी सवाल डक कर गए। राजीव जेटली से जो सवाल कर रहा हूं, राजीव जेटली जी भी उस सवाल का बहुत गोलमोल सा जवाब देते नजर आ रहे हैं। राजीव जेटली जी से मैंने ये कहा 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं, क्या ये प्रधानमंत्री बोलेंगे? सीधा जवाब नहीं मिला। मैंने आपसे ये कहा कि वो लोग कांग्रेस की बात उठाएंगे संसद के अंदर जिन्हें राहुल गांधी ने खारिज कर दिया है, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी का एजेंट आप ही के CWC में कह दिया गया था। क्या यह कमजोरी के संकेत नहीं है? इन्हीं दोनों चीजों को लेकर के सीधे और सच्चे सवाल या कड़े सवालों से क्यों कांग्रेस और बीजेपी दोनों बच रहे हैं, मैं लेकर के जाऊंगा सतीश के सिंह के पास। देश एक स्वर और एक संकल्प में, और जितने भी राजनेता हैं देश के जवानों के साथ में हैं, और ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबी लकीर खींच दी, और वो विपक्ष जो कि तैयार था चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए, क्या उसके लिए एक यू टर्न वाली स्थिति बन गई है? मैं सतीश के सिंह के पास में जाऊंगा। सतीश के सिंह जी, राजीव जेटली जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे मैंने पूछा कि 1 इंच जमीन भी चीन ने कब्जा ही नहीं है, क्या प्रधानमंत्री संसद के अंदर ये बोलेंगे? मुझे सीधा जवाब नहीं मिला। कांग्रेस से पूछा कि आखिरकार कांग्रेस का पक्ष कौन से लोग रखेंगे जिन्हें पहले ही भारतीय जनता पार्टी का एजेंट घोषित कर दिया गया है, गुलाम नबी आजाद जैसे, कपिल सिब्बल जैसे, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे, तो फिर इसका भी जवाब नहीं मिला। सवालों का जवाब डक क्यों कर दिया जाता है और किन हालातों में किया जाता है? जी मैं बोलूं? हाँ बोलें आप। हेलो सतीश जी बोलें आप, देश सुन रहा है। हेलो सतीश के सिंह जी बोल सकते हैं आप। आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप ऑडिबल हैं। जी मैं ये कह रहा हूं जो कांग्रेस की स्थिति है वो थोड़ा दयनीय है कि जो भी उनके वरिष्ठ नेता हैं वो आपस में अंदरूनी रूप से उठापटक चल रही है वहां, तो वो देश का मुद्दा कितना असल से उठा पाएंगे ये कहना मुश्किल है। दूसरा कि कांग्रेस की जो अपर लीडरशिप है वो बाकी पार्टियों से कोऑर्डिनेट करने में कितना सक्षम है ये भी एक सवाल है, क्योंकि जो बड़े नेता जो नेटवर्क वाले होते हैं बाकी पार्टियों से, उस पर भी मुझे संदेह है। तो आवाज में कमी है, लेकिन ये सब कहने के बावजूद बाकी पार्टियां भी हैं, और बाकी मैं ये जरूर देखना चाहता हूं क्योंकि जब भी कोई बड़ा मसला देश के सामने आया है तो संसद से एक रेजोल्यूशन पास हुआ है। संसद से एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, और 1-1 इंच जमीन की जहां तक बात है वो पहले भी सरकार की तरफ से कहा जा चुका है कि इस पर कहीं। जी सतीश जी आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, मुझे चूंकि एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन सतीश के सिंह जी, आप, राजीव जेटली जी और सैयद नसीर हुसैन, आप तीनों का वक्त बहुत बेशकीमती है। मुझे, मेरी टीम, मेरे संस्थान को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री ने सीधे बिल्कुल सीधी ये कह दिया है, चीन को तो ललकार है ही, और कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं बहुत बार एक तीर से कई निशाने साधते हैं, और प्रधानमंत्री ने अगर ये कह दिया है कि देश फौज के साथ में खड़ा है तो सीधे तौर पर विपक्ष का मुंह बंद और चीन के लिए ललकार।